हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नेर-नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको आप हिंदी में बोलते हो नेर-नस्ट का वितरण नियम। क्या होता है और इसके यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना मत। अब पेपरों का इतना टाइम बचा नहीं है कि आप पूरी बुक डीपली करके पढ़ लो, तो ऐसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ो जो हर साल पेपर में आते हैं, जिसमें से कार्नोट साइकिल एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप वीडियो को देख लेना। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। नेर-नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको हिंदी में आप बोलते हो नेर-नस्ट। अरे यार, इन्होंने भी कई जगह हाथ डाला, रियल बात है बिल्कुल। तो नेर-नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, नेर-नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके सर, ओके, आपने बता दिया, हमने पढ़ लिया। नेर-नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चलिए साहब, देख लेते हैं आगे क्या होता है। तो नेर-नस्ट ने भी कई जगह हाथ डाला और हर जगह इन्हें कामयाबी मिली, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नेर-नस्ट इक्वेशन, जहाँ भी नेर-नस्ट का नाम आता है समझ जाना कि यार ये टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए साहब, देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या, कथन क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। देखें एक बार। चलो साहब, 3 चीज़ें याद कर लेनी है आपको। 2 चीज़ें याद करनी है, 2 विलायक होंगे और 1 विलेय होगा। 2 विलायक होंगे, 1 विलेय होगा, और वही विलेय जो होगा दोनों विलायकों में टुक टुक करेगा। अब टुक टुक कैसे करेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखो जरा, एग्जाम्पल मैं लूंगा यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड का, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड मैं किस फॉर्म में लूंगा बेटा, यहाँ पे ये लाइन पे ध्यान देना। चलो, एक बर्तन लिया मैंने, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, ये लिक्विड है। कभी सोचोगे यार इस फॉर्म में गैस फॉर्म में है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या था कि गैस फॉर्म आ जाती है कि सर ये तो कार्बन डाइसल्फाइड गैस होती है, लेकिन ये सोलवेंट है, इस समय विलायक है। ये मेरे पास वाटर है, यानी कि ये दोनों के दोनों द्रव एक दूसरे से नफरत करते हैं, और इतनी नफरत करते हैं कि अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया ना तो ये बेचारे गले भी ना मिलते हैं। बोले भैया तू अलग रहे, मैं अलग रहूँ। धोखेधड़ी में कभी डंडे से हिला जुला के मिला दे तो मिल जाएंगे, ना तो इनके बस की बात नहीं होती। तो इन दोनों द्रव्यों को बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड प्लस वाटर के मिक्सचर को बोलते हैं हम, यानी कि अमिश्रणीय द्रव। याद कर लो लाइन को, अमिश्रणीय द्रव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, ठीक है, इमिसी, ठीक है, इमिसिवल, ठीक है, इमिसिवल लिक्विड्स, ठीक है, इमिसिवल लिक्विड्स बोला जाता है उसको इंग्लिश में। अरे इतना मत लंबा मत पढ़ो, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लो, समझ लो इस चीज़ को आराम से, ठीक है। तो समझ गए होगे आप लोग कि 2 अमिश्रणीय द्रव होते हैं जो कभी आपस में नहीं मिलते हैं, यानी कि अघुलनशील होते हैं। इसको आप अघुलनशील भी बोल सकते हो, अघुलनशील। देखो हर एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करते हुआ चलूंगा, इसको आप अघुलनशील ही बोल सकते हो, यानी कि वो द्रव जिनको मिलाओ और ना घुलें आपस में। पहला पॉइंट। अब क्या होता है कि भैया अब आपको गुस्सा आया, आपने एक लिक्विड पकड़ा और आपने ये चेक करने की कोशिश करी कि I2 जो है, मतलब आपने एक विलेय पदार्थ पकड़ा। अब आपने ये चेक करने की कोशिश करी कि ये विलेय पदार्थ इस लिक्विड में कितना घुलेगा और ये वाला विलेय पदार्थ इस लिक्विड में कितना घुलेगा। आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता कितना घुलेगा, लेकिन इनको पता भाई सबको, इन नेर-नस्ट भाई सबको पता है कि कितना घुलेगा। इन्होंने बताया, ये कहते हैं कि भैया अगर 2 अमिश्रणीय द्रवों में कोई विलेय पदार्थ आप घोलते हो, ठीक है, तो दोनों द्रवों में एक विलेय पदार्थ, यानी कि इस विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, बिल्कुल समान होती है, यानी कि वितरण समान होता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ ये होगा कि 2, यानी कि किसी विलेय पदार्थ को, किसको, किसी विलेय पदार्थ को 2 अमिश्रणीय द्रवों के बीच मिलाया जाए, ठीक है, तो दोनों द्रवों में विलेय पदार्थ की दोनों द्रवों में विलेय पदार्थ का वितरण समान होता है, ठीक है। दोनों द्रवों में विलेय पदार्थ का वितरण कैसा होता है, समान होता है। जिसमें जितना इसमें घुलेगा उतना इसमें घुलेगा, ठीक है। और दोनों द्रवों में इस विलेय पदार्थ की जो सांद्रता होगी वो कैसी रहती है, स्थिर रहती है। ये कहना था किसका, इन भाई सबका, यानी कि नेर-नस्ट का। समझ में आया थोड़ा बहुत। तो मैं क्या बोलूँगा, जब मैं क्या लिखवाने वाला हूँ स्टेटमेंट में कि इस नियम के अनुसार जब किसी, ठीक है, विलेय पदार्थ को, इस नियम के अनुसार जब किसी विलेय पदार्थ को 2 अमिश्रणीय द्रवों के बीच घोला जाता है, यानी कि मिलाया जाता है, तो वह पदार्थ दोनों द्रवों में समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है, तथा दोनों द्रवों में उस पदार्थ की मात्रा का अनुपात कैसा रहता है बेटे, बिल्कुल, यानी कि सांद्रता, दोनों द्रव्यों में उस पदार्थ की सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है। चलिए साहब, मैं स्टेटमेंट लिखवा दूं पहले कि भैया इस नियम के अनुसार, इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। समझ जाओगे, 10 से ज़्यादा लो मत, ठीक है। स्टेटमेंट समझ लो बड़ा करके इस चीज़ का कि इस नियम के अनुसार
ओके सर, ओके। इस नियम के अनुसार, ठीक है सर, इस नियम के अनुसार क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है, जब किसी, ठीक है लाइन पे ध्यान देना, जब किसी विलेय पदार्थ को, ओके, जब किसी विलेय पदार्थ को, ठीक है, देखो कितना सही स्टेटमेंट है ये, जब किसी विलेय पदार्थ को, ठीक है, दो अमिश्रणीय, ठीक है, दो अमिश्रणीय द्रवों के बीच, ठीक है, द्रवों के बीच मिलाया जाता है, कि बीच मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है, लाइन पे ध्यान देना, के बीच मिलाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों द्रवों को कुछ इस फॉर्म में ले सकता हूँ। ये नीचे मेरे पास कार्बन डाई, नीचे मेरे पास वाटर होगा और ऊपर मेरे पास क्या होगी बेटे, कार्बन डाई सल्फाइड होगी, ठीक है, ऊपर मेरे पास कार्बन डाई सल्फाइड होगी और नीचे मेरे पास क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो दोनों द्रवों के बीच मिलाया जाता है, दोनों द्रवों के बीच मिलाया जाता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि जब किसी विलेय पदार्थ को दो अमिश्रणीय द्रवों के बीच मिलाया जाता है, ठीक है, तो वह पदार्थ, ठीक है, वह पदार्थ दोनों द्रवों में समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से क्या हो जाता है बेटे, वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। छोटा सा स्टेटमेंट है, आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो वह पदार्थ दोनों द्रवों में समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी कि जितना डिस्ट्रीब्यूट यहाँ होगा उतना डिस्ट्रीब्यूट यहाँ होगा, जितना ऊपर घुलेगा उतना नीचे घुलेगा, ठीक है। तथा दोनों द्रवों में उस पदार्थ की सांद्रता, ठीक है, उस पदार्थ की सांद्रता का अनुपात कैसा रहता है बेटे, स्थिर रहता है। कुछ लिमिटेशन है इस रूल की, यानी कि जबकि ये तुम्हें लिखनी पड़ेंगी लिमिटेशन, जबकि ये मत सोचना कि यार क्योंकि आप बीएससी में 12th क्लास में है नहीं, 12th क्लास में तो थोड़ा सा निपटा दिया जाता है, 11th क्लास में है भी है ये, तो हल्का फुल्का में निपटा जाता है, लेकिन आप बीएससी में पढ़ रहे हैं तो आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि जब किसी विलेय पदार्थ को दो अमिश्रणीय द्रवों के बीच मिलाया जाता है तो वह पदार्थ दोनों द्रवों में समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है, जितना ऊपर होगा इतना नीचे होगा, वितरित मतलब होता है बिखर जाता, ठीक है। और दोनों द्रवों में अनुपात, दोनों द्रवों में उस पदार्थ की मात्रा का अनुपात, यानी कि उस पदार्थ की सांद्रता का अनुपात कैसा रहता है, इस तरह रहता है। जबकि पहला नंबर हमारे पास ये है, इस पॉइंट को भी आपको लिखना है जबरदस्ती, जबकि विलेय पदार्थ, ठीक है, विलायक के साथ रासायनिक क्रिया ना करें, जबकि विलेय पदार्थ, लाइन पे फोकस करें बेटे, ठीक से, जबकि विलेय पदार्थ, ठीक है, विलेय पदार्थ, ठीक है सर, जबकि विलेय पदार्थ विलायक के साथ, किसके साथ, विलायक के साथ रासायनिक क्रिया ना करें, रासायनिक, ठीक है, क्रिया ना करें, ओके, क्रिया ना करें। ये तो भैया बहुत ही मोस्टली पॉइंट है कि विलेय पदार्थ जो आपने घोला वो किसी भी विलायक के साथ रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये होता है, ठीक है, ताप स्थिर रहे, ठीक है, ताप स्थिर रहे। और तीसरा पॉइंट मेरे पास ये है, इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना, तीसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि पदार्थ की सांद्रता कम हो, ऐसे ना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा पदार्थ हो, तो पदार्थ की सांद्रता थोड़ी बहुत हो पर कम हो। सांद्रता मतलब क्या होता है, सांद्रता कम हो, सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। चलिए साहब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपने शहद खाया है, स्वाद में मीठा होता है, शहद खाया तो होगा ज़रूर भैया, जिसने ना खाया हो टेस्ट जरूर लेना शहद का। तो शहद गाढ़ा होता है या जल गाढ़ा होता है, अब बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। तो शहद गाढ़ा होता है, आपका मानना ये होगा, तो होता ही शहद गाढ़ा है, तो सांद्रता किसकी ज़्यादा होगी, जो लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, जो लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जो लिक्विड जितना पतला होगा उसकी सांद्रता उतनी कम होगी, ठीक है। तो पदार्थ की सांद्रता कम हो। और एक फोर्थ नंबर मेरे पास और आता है, ठीक है, जो मेरे पास विलेय पदार्थ है, यानी कि यही वाला जो पदार्थ है, पदार्थ का संगुणन ना हो, पदार्थ का संगुणन या वियोजन ना हो, ठीक है, पदार्थ का संगुणन या वियोजन ना हो, ठीक है। ये मेरे पास पूरा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया इस चीज़ का। तो सिंपल सा स्टेटमेंट था, दो अमिश्रणीय द्रवों के बीच में आपने एक पदार्थ मिलाया, इनके विलेय पदार्थ मिलाया और वो दोनों द्रवों में समान रूप से वितरित हो गया, और दोनों द्रवों में उसकी सांद्रता का अनुपात कैसा है, हमेशा स्थिर रहता है। अब चलो अनुपात में चेक कर लेता हूँ, यह अनुपात जो बोल रहा हूँ बार बार, इसका क्या मैटर है। चलिए साहब मैं लेता हूँ, मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि माना पहले द्रव में, ठीक है, यानी कि पहला द्रव मतलब पहले, चलो पहला द्रव ही मान लो, माना पहले द्रव में, ठीक है,
विलेय पदार्थ की सांद्रता मानूंगा मैं Ca और दूसरे द्रव में विलेय पदार्थ की सांद्रता मानूंगा मैं Cb, ठीक है। यानी कि मैं मान लेता हूं, देखो माना पहले द्रव में, ध्यान देना बेटे जरा ठीक से, माना पहले द्रव में विलेय पदार्थ की सांद्रता, विलेय पदार्थ की सांद्रता, ठीक है, विलेय पदार्थ की सांद्रता जितना वो घुला है, ठीक है, कितनी है बेटे, मैंने Ca मानी है। और दूसरे द्रव में ठीक है, विलेय पदार्थ की सांद्रता कितनी है मेरे पास, दूसरे द्रव में विलेय, या थ्योरी है, ज़्यादा समझाने वाला भी नहीं है। विलेय पदार्थ की सांद्रता मेरे पास कितनी है, सांद्रता Cb हो तो Ca/Cb बराबर कितना जगह मेरे पास K। लाइन पे फोकस करना ठीक से। अगर मैं C1 C2 लूँ तो वो भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, C1 C2 भी ले लूँगा। फिलहाल तो मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले द्रव में विलेय पदार्थ की सांद्रता कितनी है मेरे पास Ca और दूसरे द्रव में जो विलेय पदार्थ की सांद्रता कितनी है मेरे पास Cb है। तो पहला अपॉन दूसरा Ca/Cb बराबर K, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। लाइन पर ध्यान देना, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, जहाँ K एक नियतांक है, ठीक है सर, जहाँ K एक नियतांक है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे वितरण स्थिरांक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे वितरण स्थिरांक, ओके सर, जिसे वितरण स्थिरांक या वितरण गुणांक कहते हैं, या हम बेटे वितरण गुणांक कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, ये वितरण गुणांक कहते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ और इस चीज़ को। तो ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, ज़्यादा मत सोचना कि यार ये ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि विलेय पदार्थ कभी भी विलायक के साथ क्रिया नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ताप और दाब दोनों कांस्टेंट होते हैं, और विलेय पदार्थ की सांद्रता कैसी हो हमारे पास, कम हो। और फोर्थ नंबर मेरे पास यह आता है कि विलेय पदार्थ का संगुणन या वियोजन ना हो, मतलब विलेय पदार्थ ना जुड़े और ना मेरे पास क्या हो बेटे, ना तो जुड़े और ना ही ये टूटे, यानी कि इसका वियोजन हो, ठीक है। चलो साहब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में समझा दूँ आपको बेटा, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। देखो एक लिक्विड मैंने लिया है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, ये मेरे पास पहला लिक्विड हो गया, यानी कि पहला विलायक हो गया। और फिर एक लिया है मैंने वाटर, ठीक है, ये मेरे पास H2 हो गया। दोनों के दोनों क्या है, अमिश्रणीय द्रव है। अब इसमें I2 की भिन्न भिन्न मात्रा मिलाओ, ठीक है। अब I2 को पहले थोड़ी मात्रा मिलाओ दोनों में, फिर ज़्यादा मात्रा मिलाओ, फिर और ज़्यादा मात्रा मिलाओ, ठीक है, और देखो कि दोनों में समान रूप से वितरित हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि ये जो I2 होगा, जो मेरे पास I2 है, वो क्या हो रहा है, इन दोनों अमिश्रणीय द्रव्यों में समान रूप से वितरित होता है, यानी कि I2 समान रूप से क्या होता है, समान रूप से वितरित होता है, या सांद्रता स्थिर रहती है, ऐसा बोल दो इस चीज़ को, ठीक है। कितना भी मिलाते रहो, I2 की पहले थोड़ी मात्रा मिलाओ, सांद्रता चेक कर लो, I2 की थोड़ी उससे ज़्यादा मात्रा मिलाओ, फिर सांद्रता चेक कर लो, I3 की और ज़्यादा मात्रा मिलाओ, फिर सांद्रता चेक कर लो, और ज़्यादा मिलाओ, फिर सांद्रता चेक करो, तो ये कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा, कि I2 की हम भिन्न भिन्न मात्रा मिलाएंगे और ये चेक करेंगे कि इसकी सांद्रता में कोई मतलब अंतर है या नहीं है, ठीक है। अनुपात बिल्कुल सेम आएगा, इधर 3 आएगी, इधर 4 आएगा, इधर 3 की जगह 6 आएगा, इधर 8 आएगा, इस तरह से मतलब अनुपात बिल्कुल सेम आएगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है। तो मैं ले दे रहा हूँ, यानी कि सांद्रता स्थिर रहती है, ठीक है। I2 की सांद्रता कैसी रहती है बेटे, I2 की सांद्रता स्थिर, ठीक है, मैंने ऐसा करके लिख दिया ये, ठीक है। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल में थोड़ा सा लिखूँ, मैं इसको इरेज कर दूँ भाई इसको रोज, अब इसका कोई काम भी नहीं है, क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ना लिया जबरदस्ती इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये साफ कर दे रहा हूँ उसको मैं इरेज। तो वो थोड़ा सा ये नियम बड़ा तो होने वाला है, ये मत सोचना कि नियम छोटा है, नियम बड़ा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एप्लीकेशन ही मुझे करवाना है इसी नियम में। और अगर एप्लीकेशन में करवाने लगा आप लोगों को तो भैया बहुत बड़ा नियम हो जाएगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को पूरा एक बार में निपटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए साहब देखता हूँ आपको। यानी ये कहने मतलब ये है कि मेरे पास एग्जाम्पल तौर पर कार्बन डाइसल्फाइड है और मेरे पास H2O, 2 अमिश्रणीय द्रव है, ठीक है, 2 अमिश्रणीय क्या बेटे ये द्रव है, 2 अमिश्रणीय द्रव है। चलिए साहब 2 अमिश्रणीय द्रव है, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें I2 की विभिन्न मात्राएं मिलाते हैं, ठीक है, और चेक कर लेते हैं, विभिन्न मात्राएं मिलाते हैं, इसमें I2 की विभिन्न मात्राएं मिलाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं। तब देखो, तब यानी कि तब कार्बन डाइसल्फाइड, ध्यान देना बेटा लाइन पे, कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है, I2 की मात्रा, चलो I2 की मात्रा लिखो, I2 की मात्रा या I2 की सांद्रता कितनी है मेरे पास, C1।
तथा H2O में कितनी मान लूँ मैं, तथा H2O में I2 की सांद्रता कितनी मान लें भाई, H2O में H2O में I2 की सांद्रता, I2 की सांद्रता मैं मान लूँगा कितने बेटे, C2 हो तो यानी कि मैंने कार्बन डाइसल्फाइड में I2 की मात्रा कितनी मानी है, C1 मानी है, और H2O में I2 की मात्रा मैंने कितनी मानी है, I2 की मात्रा मैंने कितनी मानी है, C2 मानी है। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में I2 की मात्रा C1 है और H2O में I2 की मात्रा कितनी है मेरे पास, C2 हो तो C1 बटा C2 R इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, K। लेकिन ये नियम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था किसी टाइम, ठीक है, ये नियम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था किसी टाइम, बाद में इस नियम को संशोधित किया गया और पता चला कि C1 अपॉन अंडर रूट C2 इक्वल टू K, जो कि आज के ज़माने में चल रहा नियम, ऐसा बोल दो चलो। ठीक है, तो ये पुराना नियम था, थोड़ी सी गलती थी इसमें, बाद में सुधारा गया और नया नियम आया C1 अपॉन अंडर रूट C2 बराबर K। चलिए साहब देखते हैं। तो समझ गए होंगे कि जो वितरण अनुपात, ये तुम्हारे पास वितरण स्थिरांक है वो C1 और C2 के अनुपात के बराबर होता। ठीक है, चाहे आप एग्जाम्पल कोई सा भी ले लो उठा के, पर ध्यान देना दो अमिश्रणीय द्रव होगा और एक विलेय पदार्थ होगा, दोनों को घोलोगे तो दोनों द्रवों में, ठीक है, विलेय पदार्थ की जो समान विलेय पदार्थ होगा वो समान रूप से वितरित हो जाएगा और सांद्रता का अनुपात कैसा होगा, दोनों द्रव्यों में समान रहेगा, चेंज बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, वही मैंने भी ये लिखवाया इस चीज़ को भी। तो बढ़िया करके नोट्स बनाओ, क्योंकि ये सारे नोट्स हैं आप लोगों के, डरना मत, घबराना मत, बिल्कुल भी एक इजी टॉपिक है। अब थ्योरी है यार पूरी, इसमें क्या है, पूरी की पूरी थ्योरी है, बाद में इसको थर्मोडायनेमिकली डेरिवेट करेंगे आगे जाके। चलिए साहब आगे देखते हैं इस चीज़ को। तो कार्बन डाइसल्फाइड तथा H2O दो अमिश्रणीय द्रव्य है, इसमें I2 की, इनमें क्या होता है, I2 की विभिन्न मात्राएं मिलाते हैं, तब कार्बन डाइसल्फाइड में I2 की मात्रा C1 है और H2O में I2 की मात्रा C2 हो तो C1 अपॉन C2 बराबर कितना मेरे पास K। ठीक है, अब देखो जरा इस वितरण स्थिरांक, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि वितरण गुणांक। ठीक है, इसको मैं वितरण गुणांक भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वितरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, वितरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक, जिस तरह से मैंने ये याद कर रखा है मेरे दिमाग में, ये कारक लिखूंगा मैं, कारण नहीं फंसा हुआ है, वैसे ही क्या करना है, आपको भी बढ़िया करके दिमाग लगाना है और रट लेना है, समझ लेना है ठीक से इस चीज़ को। ठीक है, देखो मैं तो ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, मेरे पास कोई नोट्स हैं या कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, सब मेरे माइंड में फिट है और आपको भी इसी तरह से अपने माइंड में फिट कर लेना हर एक टॉपिक, तभी पढ़ाई का मज़ा आएगा असली वाला। चलिए साहब आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है ना, वो आता है ताप का प्रभाव। वेग स्थिरांक को ताप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है, यानी कि वेग नहीं, वितरण गुणांक या वितरण स्थिरांक को ताप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वितरण स्थिरांक में जो परिवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे, उसको बोला जाता है ताप गुणांक कहा जाता है उसको। ठीक है, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर काय में वितरण स्थिरांक में, लाइन पे फोकस करें ठीक से, वितरण ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वितरण गुणांक में, ठीक है, वितरण गुणांक में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जो परिवर्तन होता है, ओके सर, जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम ताप गुणांक कहते हैं, उसे ताप गुणांक कहते हैं, ओके, उसे ताप गुणांक कहते हैं। चलिए साहब हो गया। सेकंड नंबर है, दूसरा नंबर मेरे पास ये आता है कि जो आपके पास वितरण गुणांक होता है वो दोनों विलायक युग्म और विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलायक युग्म पर डिपेंड करेगा कि आपने विलायक कौन से लिए हैं, और नेचर ऑफ हमारा सोल्यूट पर डिपेंड करेगा, यानी कि विलेय पदार्थ की प्रकृति पर ये डिपेंड करेगा। चलिए साहब मैं देखता हूँ इस चीज़ को, मैं लिख देता हूँ कि जो मेरे पास वितरण गुणांक होता है, कौन सा गुणांक होता है, वितरण गुणांक होता है। और भैया ये जो वितरण गुणांक है, वितरण गुणांक जो होता है वो विलायक युग्म, ठीक है, विलायक युग्म होगा हमारा, एक विलायक युग्म होगा, विलायक युग्म तथा विलेय पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, विलेय पदार्थ की प्रकृति, ओके, विलेय पदार्थ की प्रकृति, ठीक है सर, ठीक है, विलेय पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि वितरण गुणांक जो होता है विलायक युग्म, क्योंकि विलायक का जोड़ा होता है इसमें, अमिश्रणीय द्रव्यों तथा विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बस 2 ही पॉइंट है कि वेग स्थिरांक को सिर्फ 2 पॉइंट प्रभावित करते हैं। एक तो हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट ताप का इफेक्ट, ताप प्रभावित करता है, वेग स्थिरांक घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है,
ठीक है, ताप के अकॉर्डिंग। और दूसरा पॉइंट है मेरे पास वितरण गुणांक काय पर डिपेंड करता है, वो करता है विलायक युग्म तथा विलेय पदार्थ की प्रकृति पर। अगर चाह रहे हो तो 3 पॉइंट बना सकते हो कि लिख सकते हो कि वितरण गुणांक विलायक युग्म पर निर्भर करता है, और मेरे पास थर्ड नंबर लिख सकते हो कि विलेय पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि विलेय पदार्थ कौन सा, वाष्पशील है, अवाष्पशील है, अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन? ये वितरण गुणांक या फिर वितरण स्थिरांक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है इसको। चलिए साहब, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया इसका, और लिखते रहना हाथों हाथ। इसको मैं इरेज कर देता हूँ मेरे दोस्त, और इरेज करने के बाद मुझे कुछ आपको अभी और दिखाना है, लिमिटेशन दिखानी है आपको अभी कि लिमिटेशन क्या क्या होंगी इसकी। अच्छा ज़रा बताओ, एक बार दिमाग लगा लो कि इस लॉ की लिमिटेशन क्या क्या होंगी। लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कौन से नियम की? नेरनस्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चलिए साहब, नेरनस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जल्दी बताओ दिमाग लगा के एक फास्टली कि भैया नेरनस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की क्या सीमाएं होंगी। देखो, पहली सीमा तो यह है कि संपूर्ण अध्ययन में ताप और दाब दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि विलेय तथा विलायक आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास यह है कि दोनों द्रव, ठीक है, अघुलनशील होने चाहिए, और विलेय पदार्थ मिलाने पर इनकी विलेयता पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो 3-4 इसकी लिमिटेशन है, बढ़िया करके पढ़ लो और याद कर लो, समझ लो चीज़ों की। थ्योरी वाइज है, मैं क्या समझाऊँ चीज़ को है भाई। देखो ज़रा, पहला नंबर मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास जो पहली लिमिटेशन आती है, मैंने पहली लिमिटेशन तो तुरंत बता दी है कि संपूर्ण अध्ययन में जितना भी हमारा लो है, जितने भी जहाँ भी इस लो को आप यूज़ करोगे, हर कहीं हमारा ताप स्थिर रहेगा। ताप को आपको चेंज नहीं करना, ताप कांस्टेंट रहेगा। संपूर्ण अध्ययन में, ठीक है, संपूर्ण अध्ययन में ताप तथा दाब, ठीक है, ताप तथा दाब कैसे होते हैं बेटे? ताप तथा दाब स्थिर होने चाहिए, ओके, ये पहली लिमिटेशन होती है इसकी। सेकंड लिमिटेशन ये है कि भैया विलायक यानी कि विलेय, अरे यार ऐसे लिख देते क्यों मिलाना, विलेय तथा विलायक, ठीक है, विलेय तथा विलायक आपस में, विलेय तथा विलायक आपस में, ध्यान देना, विलेय तथा विलायक आपस में कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। विलेय तथा विलायक आपस में कोई अभिक्रिया नहीं, यानी कि विलेय, क्या सेंटेंस कैसे बन रहा, थोड़ा सा बना के दिखाओ जरा सेंटेंस एक बार। विलेय तथा विलायक आपस में कोई अभिक्रिया नहीं करें। चलो मैं ये ले दे जाऊँ, विलेय तथा विलायक आपस में कोई अभिक्रिया नहीं करें। चलिए साहब, इसका थर्ड नंबर और है मेरे पास। थर्ड नंबर ये है कि दोनों द्रव कैसे होने चाहिए हमारे? दोनों अमिश्रणीय द्रव, ठीक है, या ऐसे दे दो, चलो छोड़ो, दोनों द्रव, ठीक है, दोनों द्रव अघुलनशील होने चाहिए। यानी कि दोनों द्रव कैसे होने चाहिए बेटे? दोनों द्रव अमिश्रणीय, ठीक है, अमिश्रणीय तथा अविलेय होने चाहिए, समझ गए? अविलेय होने चाहिए, ठीक है, अविलेय होने चाहिए। चलो एक नंबर और लिख दूं, दोनों यानी कि विलेय पदार्थ मिलाने पर दोनों द्रवों की विलेयता में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर ये भी लिख दे रहा हूं मैं, विलेय पदार्थ मिलाने पर, ओके, विलेय पदार्थ मिलाने पर, ठीक है, विलेय पदार्थ मिलाने पर, ओके सर, ओके, विलेय पदार्थ मिलाने पर दोनों द्रवों की विलेयता में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ओके सर। तो ये थोड़ा सा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लो हो गया, नेरनस्ट। तो कितना इजी है ये, आराम से ये नोट से आपके बढ़िया करके लिख के आना जमा के पेपर में, ठीक है। तो पहला तो लिमिटेशन क्या, ताप और दाब स्थिर रहना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन है कि विलायक और विलेय आपस में कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। और थर्ड नंबर है मेरे पास, दोनों द्रव अमिश्रणीय और अघुलनशील होने चाहिए। और दोनों द्रवों में अगर आपने कोई विलेय पदार्थ मिलाया तो उनकी विलेयता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये 4 इसकी लिमिटेशन है।
और अगर आपको कोई दूसरी लिमिटेशन याद हो, जैसे कि विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विलेय पदार्थ का संगुणन या फिर वियोजन ना हो विलायक मिलाने पर, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5-6 लिमिटेशन लिख दो, बहुत है तुम्हारी, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नेनस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। चलिए साहब हो गया यहाँ तक, कितना सिंपल सा लो है। अब पढ़ लेते हैं इस नियम के एप्लीकेशन, मतलब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से यूज होते हैं। पहले मैं डाल दो हेडिंग, बाद में करते हैं डिस्कस। तो भैया डाल दो सर पहले हेडिंग, फिर बाद में करना आप डिस्कस। एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, नेनस्ट, ठीक है सर, नेनस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अरे क्या लिखा जा रहा है ये, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके सर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके 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 लो। चलिए साहब पहला बताओ जरा बेटा, 4 यूज करवाऊंगा, काफी होंगे, 5-6 यूज होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 4 करवाऊंगा मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहला यूज आता है इसका, विलेय पदार्थ के संगुणन का निर्धारण, विलेय पदार्थ के संगुणन का निर्धारण, ठीक है, वो भी कौन से वाले, द्रव। ये पहला नंबर जो मेरे पास होगा ना वो होगा द्रव, ठीक है, विलेय पदार्थ के, यानी कि द्रव विलेय पदार्थ के, ठीक है, द्रव विलेय पदार्थ के संगुणन का निर्धारण, संगुणन का निर्धारण, ठीक है। देखते हैं भाई कैसे करता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो तुम याद कर लो कि जो ये नेनस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है बाद में संशोधित हुआ। संशोधन का मतलब ये कि पहले गलत था, बाद में थोड़ा ठीक किया गया। तो मैं एक लाइन पे तुम्हें लिखने वाला हूं, क्या आपने ये वाली इक्वेशन कभी पढ़ी है, ये वाली इक्वेशन कभी पढ़ी है आप लोगों ने, बराबर कितना मेरे पास हो जाएगा के, ठीक है। अभी तक C1/C2 बराबर के तो पढ़ा है, लेकिन सर ये रूट में C2 आ गया, तो ये कैसे आया है, इसका भी तो कोई रीजन होगा आने का। तो इसको बोला जाता है संशोधित, लाइन पे ध्यान देना बेटे, संशोधित, ठीक है, संशोधित, ठीक है, संशोधित, ठीक है, वितरण समीकरण, संशोधित वितरण समीकरण, ठीक है, संशोधित वितरण समीकरण वो है हमारी ये, की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, किया जा सकता है कि कार्बनिक विलायकों में विलेय पदार्थ डबल मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है। कभी आपने एसिटिक एसिड का नाम सुना है, एक दुर्बल विरुद्ध अपभट्य होता है, जब उसको आप कहीं घोलते हो ना तो वो आपस में यानी कि एसिटिक अम्ल के अणुओं का संयोजन हो जाता है, वियोजन नहीं संयोजन हो जाता है। नाम सुना ना कभी। अगर मेरे पास ये वाला एसिटिक एसिड ले लिया मैंने CH3COOH, और इसको अगर मैं 2 अणु लेके, तो आप देखोगे कि जो एसिटिक एसिड होता है वो डबल मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है, ऐसा करके CH3COOH और फिर मेरे पास COOH और ये क्या मेरे पास CH3, कुछ डबल मॉलिक्यूल के रूप में आपस में रहता है, ठीक है। तभी तो एसिटिक अम्ल के लिए बांड हाफ गुणांक हाफ आता है, 1/2 आता है। इधर 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना लेता है, ठीक है, नहीं समझ लो चीज को। तो ये समझो चीज को बहुत अच्छी तरह से, ये इसको बोलते हैं संगुणन, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। अब ऐसे तुम्हारे पास यहां होता है कि संशोधित वितरण समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है कि क्या, कि कार्बनिक विलायकों में विलेय पदार्थ, कार्बनिक विलायकों में, ठीक है सर, कार्बनिक विलायकों में विलेय पदार्थ, कार्बनिक विलायकों में जो विलेय पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ डबल मॉलिक्यूल्स, विलेय पदार्थ डबल मॉलिक्यूल्स का मतलब DOUBLE, डबल मॉलिक्यूल्स, ये डबल मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है, के रूप में रहता है, ठीक है, डबल मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है, ठीक है। चलो साहब, ठीक है, डबल मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है। पहला लो फाइनल हो गया हमारे पास। दूसरा नियम आता है तुम्हारे पास, दूसरा नियम आता है वियोजन की मात्रा का निर्धारण, वियोजन की किसकी, वियोजन की मात्रा का, वियोजन की मात्रा का निर्धारण, वियोजन की मात्रा का निर्धारण, ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, वियोजन की मात्रा का निर्धारण। चलिए साहब क्या होना चाहिए, अब देखो जरा ध्यान से भैया, ध्यान से देखो, यानी कि जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ विलायक में क्या हो जाते हैं, जिन पदार्थों का विलायक में वियोजन हो रहा होता है,
ठीक है, जिन पदार्थों का विलायक में वियोजन हो जाता है तो उन पदार्थों के वियोजन की मात्रा, एक फॉर्मूला आता है उससे आप निकाल सकते हो। और वो फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास? वो फॉर्मूला C1/C2 और 1 माइनस के अल्फा R इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे K। और ये फॉर्मूला याद करिए और ये फॉर्मूला लिखिए, आपकी थ्योरी कोई पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि जिन पदार्थों का विलायक में वियोजन होता है उन पदार्थों के वियोजन की मात्रा निम्न सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जिन पदार्थों का ठीक है विलायक में, जिन पदार्थों का विलायक में, काय में, विलायक में क्या होता है बेटे? वियोजन होता है, वियोजन होता है, ठीक है, वियोजन होता है। उन पदार्थों के वियोजन की मात्रा, उन पदार्थों के वियोजन की मात्रा निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। निम्न, जिन पदार्थों का विलायक में वियोजन होता है उन पदार्थों के वियोजन की मात्रा निम्न सूत्र से ज्ञात, ठीक है, की जा सकती है। चलिए साहब अपना फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा। C1/C2 1 माइनस का अल्फा इक्वल टू, तो C1 क्या मेरे पास? वो है प्रथम विलायक की, यानी कि प्रथम विलायक में विलेय पदार्थ की सांद्रता। C2 क्या है? दूसरे विलायक में विलेय पदार्थ की सांद्रता। और अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। K क्या है मेरे पास? वेग स्थिरांक, यानी कि वितरण स्थिरांक, ठीक है। लिख लोगे ना इस लाइन को, चारों तरफ से लिख लो। जहां C1 क्या? C1 लिख लो आप पहले विलायक में विलेय पदार्थ की सांद्रता। C2 क्या? दूसरे विलायक में विलेय पदार्थ की सांद्रता। अल्फा क्या? विलेय पदार्थ के वियोजन की मात्रा, है ना। और K क्या है हमारे पास? वितरण स्थिरांक या वितरण गुणांक। चलिए साहब आगे देखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो। मेरे पास जो थर्ड नंबर आता है इसका, वो आता है संकर हैलाइड का निर्धारण। संकर हैलाइड का निर्धारण, ठीक है, संकर हैलाइड का निर्धारण। ओके सर, ओके। संकर हैलाइड का निर्धारण, ठीक है। अब ये संकर हैलाइड का निर्धारण आप कैसे करोगे भैया? तो सबसे पहला पॉइंट एक चीज याद कर लो कि जैसे कि आप ले सकते हो आयोडीन और ले सकते हो ब्रोमीन। तो आयोडीन और आयोडाइड से बने, ठीक है, संकर, और ब्रोमीन तथा ब्रोमाइड से बने संकर Br3 होता है का निर्धारण हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से करते हैं। मैं लिख दूं यार, थ्योरी है, ज़्यादा समझाने का समय है नहीं इसमें, मतलब टाइम लगेगा नहीं समझाने में इसको। अब समझाऊंगी तो क्या समझाऊं? देखो पॉइंट पे ध्यान दो कि आयोडीन I2 तथा आयोडाइड से बने तथा Br2 तथा ब्रोमाइड से बने संकर I3 तथा Br3 का निर्धारण। Br3 का निर्धारण किस नियम से होता है? निर्धारण हमारा जो है निर्धारण वितरण नियम से होता है। वितरण यानी कि नेरनस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लो से होता है, ओके सर, ओके, ठीक है। चलिए साहब एक और रह गया पॉइंट जो कि सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और उस पॉइंट पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। यही पॉइंट है भैया जो आपको नंबर दिलवा के जाएगा। 4th नंबर है मेरे पास, लाइन पे ध्यान देना है। 4th नंबर मेरे पास है तत्वों का निष्कर्षण, यानी कि पदार्थों का निष्कर्षण, ठीक है, पदार्थों का निष्कर्षण। एक यहाँ भी क्या होता है, इसका यूज होता है किसमें बेटे? पदार्थों के निष्कर्षण में, ठीक है, पदार्थों के निष्कर्षण में भी क्या होता है, इसका यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट याद कर लो ठीक से। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये वाला होता है कि भाई ये जो होता है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, यानी कि इस नियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है उद्योगों में, प्रयोगशालाओं में, ठीक है। अगर आपको पदार्थों को निष्कर्षित करना है, यानी कि बाहर निकालना है, तो आप इस नियम का यूज करते हो। निष्कर्षण मतलब होता है पदार्थ को बाहर निकालना, विलयन से पदार्थ को बाहर निकालने में इस नियम का आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 समझाऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। तो पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख दूं मैं, क्योंकि ये जो होता है मेरे पास, ये क्या होता है बेटे? ये क्या चीज है? ये है, ठीक है, इस नियम का, किस नियम का? नेनस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। ये इस नियम का क्या है? ये इस नियम का महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है, महत्वपूर्ण, ये इस नियम का महत्वपूर्ण उपयोग है मेरे दोस्त, ये इस नियम का महत्वपूर्ण उपयोग है। ओके, बहुत बढ़िया, ये इस नियम का महत्वपूर्ण उपयोग है। आगे देखते हैं, चाहे प्रयोगशाला हो बेटे, क्या हो? प्रयोगशाला हो, चाहे हमारे पास क्या हो? उद्योग हो, चाहे मेरे पास क्या हो? उद्योग हो, ठीक है, उद्योगों में, ठीक है, यह इस नियम का महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है।
प्रयोगशालाओं तथा यानी कि प्रयोगशाला तथा उद्योगों में, ठीक है, पदार्थों को निष्कर्षित करने में, पदार्थों को क्या करने में, निष्कर्षित करने में, पदार्थों को निष्कर्षित करने में, ठीक है, करने में इस नियम का उपयोग किया जाता है, इस नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस नियम का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा बड़ी थ्योरी ना है, समझ के लिखो बढ़िया करके, उपयोग किया जाता है। अब बताओ कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, ठीक है। यह इस नियम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है, और इस नियम का यूज़ प्रयोगशाला हो और तुम्हारे पास उद्योगों में पदार्थों के निष्कर्षण में किया जाता है। निष्कर्षण मतलब बाहर निकालने में किया जाता है। अब देखो, ठीक है, यह है यानी कि आगे क्या लिखना है मुझे, मैं सोच लूँ जरा, थोड़ा दिमाग लगा लूँ यार एक बार, क्योंकि ये अपने पास ही लिख रहा हूँ मैं चीज़ को, ठीक है। प्रयोग है, प्रयोगशाला तथा उद्योगों में पदार्थों के निष्कर्षित करने में इस नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो पॉइंट होते हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो और दूसरा होता है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला नंबर देख लेते हैं, उसके बाद में सेकंड नंबर देखेंगे। तो पहला नंबर यानी कि उपयोग किया जाता, यानी कि पदार्थों का निष्कर्षण दो प्रकार से होता है। पदार्थों का निष्कर्षण दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो पहला प्रकार मैं लेता हूं मेरे दोस्त, जरा ध्यान देना बेटे पहले प्रकार पे। तो पहला जो प्रकार है मेरे पास वो है वितरण, कौन सा बेटे, वितरण अनुपात, ठीक है, वितरण अनुपात। अब एक पॉइंट तुम ध्यान देना, अगर वितरण अनुपात कार्बनिक विलायकों के लिए यानी कि कार्बनिक पदार्थों के लिए जल से अधिक है, जल से अधिक है तो पदार्थों का निष्कर्षण अधिक होगा। इस लाइन में विशेष तौर पे ध्यान देना, यदि, ठीक है, वितरण रेशियो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, वितरण अनुपात किससे अधिक हो, कार्बनिक पदार्थों के लिए, किसके लिए, कार्बनिक पदार्थों के लिए, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के लिए, ओके सर, कार्बनिक पदार्थों के लिए, ठीक है। यदि वितरण अनुपात कार्बनिक पदार्थों के लिए किससे ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, जल से अधिक हो, कैसा हो बेटे, जल से अधिक हो, जल से क्या हो बेटे, अधिक हो, तो जल से अधिक हो तो पदार्थ अधिक निष्कर्षित होगा। तो पदार्थ कैसा होगा बेटे, अधिक निष्कर्षित होगा, ठीक है, अधिक निष्कर्षित होगा, ओके, पदार्थ अधिक निष्कर्षित होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। इसको मैं रेज कर दूं भाई, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा है, इसको मारो गोली, फिर बाद में देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया, क्योंकि इसको स्क्रीनशॉट लेना बड़ा ज़रूरी है, बिना स्क्रीनशॉट के कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए साहब आगे देखता हूँ मैं इस चीज़ को, यार बोर्ड क्या चल रहा है यार, चलिए साहब देखते हैं चीज़ को, ठीक है, समझ में आया ये, यानी कि अनुपात कार्बनिक पदार्थों के लिए किससे अधिक हो, कार्बनिक पदार्थों के लिए जल से अधिक हो तो पदार्थ अधिक निष्कर्षित होगा। अब देखो जरा लाइन पे ध्यान दो, फॉर एग्जांपल Br2 और I2 के जलीय विलयन में कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलाकर, ठीक है, Br2 और I2 को अलग किया जा सकता है, जैसे करके, जैसे देखो जरा ध्यान से, जैसे मेरे पास क्या है, Br2 है और मेरे पास क्या है, I2 है, ठीक है। जैसे Br2 तथा I2 के जलीय विलयन में, ठीक है, कि जलीय विलयन में, ठीक है सर, जलीय विलयन में क्या मिलाना मुझे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलाकर, ठीक है, Br2 तथा I2 को निष्कर्षित किया जा सकता है, ठीक है, निष्कर्षित किया जा सकता है, ओके, ओके सर। जैसे Br2 तथा I2 के जलीय विलयन में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाकर Br2 तथा I2 को निष्कर्षित किया जा सकता है। पॉइंट पे ध्यान देना, बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे Br2 तथा I2 के जलीय विलयन में कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाकर Br2 तथा I2 को निष्कर्षित किया जा सकता है। एक पॉइंट और रह गया है, निष्कर्षण की संख्या, यानी कि दूसरा नंबर मेरे पास, इसका पहला पॉइंट हो गया, सेकंड नंबर मेरे पास आता है निष्कर्षण की संख्या, ओके, निष्कर्षण की संख्या। चलिए साहब, अगर निष्कर्षण की संख्या निकालनी है आपको, यानी कि निष्कर्षण की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप देखो एक फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, यानी कि निष्कर्षण के पश्चात n निष्कर्षित, देखो ऐसा करके लिखो, पहले आप लिख लो उसको जरा सही थोड़ा सा, निष्कर्षण के पश्चात n निष्कर्षित, ठीक है, निष्कर्षित, ठीक है, निष्कर्षण के पश्चात n निष्कर्षित, ठीक है, n निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा, n निष्कर्षित पदार्थ की मात्रा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, निम्न सूत्र द्वारा
ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यानी कि निष्कर्षण के पश्चात अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है, जहां मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा WN और इक्वल टू W, ठीक है, K कैपिटल V अपॉन K कैपिटल V प्लस स्मॉल v, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास n। अब इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। अब मैंने जो लिखा है, ये जो हमारा हेडिंग है वो है निष्कर्षण की संख्या, और मैंने बोला कि निष्कर्षण के पश्चात अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यानी कि जहां मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर, कि जहां WN जो होता है हमारा, वेयर, जहां WN, ठीक है, जहां WN जो है वो है अनिष्कर्षित, ध्यान देना, अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा, चलिए साहब। अभी एक चीज और है, के यानी कि W जो है वो क्या है मेरे पास, ये क्या है W, प्रथम विलायक में विलेय पदार्थ का भार, ठीक है, प्रथम विलायक में विलेय पदार्थ का भार लिख दे रहा हूं मैं, प्रथम विलायक में, ठीक है, प्रथम विलायक में विलेय पदार्थ का भार, ओके, विलेय पदार्थ का भार, ठीक है, इस लाइन पे फोकस करना आप ठीक से। WN अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा हो गई, और अगर मैं W की बात करूंगा तो प्रथम विलायक में विलेय पदार्थ का भार हो गया। अब मेरे पास जो K बचा है वो है ही हमारा वितरण स्थिरांक, ठीक है, वितरण स्थिरांक, ओके, या वितरण गुणांक, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास जो कैपिटल V है, कैपिटल V जो है वो है प्रथम विलायक का आयतन है, ये प्रथम विलायक का आयतन है। और तुम्हारे पास जो स्मॉल v है, स्मॉल v जो है वो है दूसरे विलायक का आयतन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो दूसरे विलायक का आयतन, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना आप, ठीक है। जो कैपिटल V है वो है प्रथम विलायक का आयतन, जो स्मॉल v है वो दूसरे विलायक का आयतन, जो n है मेरे पास, n आ जाएगा यहाँ पे नीचे, या थोड़ी जगह काटनी पड़ेगी, नहीं आएगा, n है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो n जो है मेरे पास, n लिख लो नीचे, वो है किस्तों की संख्या। और ये जो रूल है आपसे, यानी कि निष्कर्षण की संख्या, ये बताती है कि अगर मैं इसको ज़्यादा डीप अगर बताऊँ आपको, समझाऊँ से करके, तो समझने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक बार निष्कर्षित करते हो तो कम पदार्थ निष्कर्षित होगा, 2 बार या 2 से अधिक बार निष्कर्षित करते हो तो अधिक पदार्थ निष्कर्षित होगा। आप चाहो तो ये लाइन ले सकते हो, यानी कि एक बार निष्कर्षित करने की अपेक्षा 2 या 2 से अधिक बार निष्कर्षित करने के पश्चात अधिक पदार्थ निष्कर्षित होता है, ठीक है। ये लाइन भी आप ले सकते हो, वरना रहने दो, बहुत लंबी थ्योरी है, आप डायरेक्ट लिखो, निष्कर्षण के पश्चात अनिष्कर्षित पदार्थ की मात्रा निम्न सूत्रों द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बढ़िया करके लिख के आओ, याद करके जाओ इस फॉर्मूले को, कि यही फॉर्मूला आपको नंबर दिलवाएगा। जहाँ फॉर्मूले आ जाएं वहाँ फॉर्मूला लिख के आओ, बिना फॉर्मूला छोड़ के मत आना भैया, अगर फॉर्मूला छोड़ जाए तो नंबर काट लेगा, क्योंकि थ्योरी कोई पढ़ने वाला होता नहीं है, मेनली अपने पॉइंट देखेगा, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला याद होने चाहिए, इन फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करो, समझो इस चीज़ को, ठीक है। चलिए साहब, आप ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।